स्टार्ट। अंजलि नहीं आई क्या? हाय। अंजलि कहाँ गई? हाय अंजलि, सब बच्चों से मिलना बाद में। ये अंजलि है, अपूर्वा की सिस्टर। नमस्कार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में आप सबका स्वागत है। आप लोग बहुत दिन से सुनना चाहते थे अपूर्वा त्रिपाठी को कि अपूर्वा त्रिपाठी की जर्नी कैसी रही। सारे जो 55,000 लोग इस पेज पे हैं, आप लोग ज़रूर सुनें, इनको ज़रूर जानने की कोशिश करें। अपूर्वा की जर्नी में महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि जिस शहर में 150-200 कोचिंग चला करती हैं और ज़ीरो परिणाम देती हैं, उस शहर में सेल्फ स्टडी करके अपूर्वा ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। शायद जो शिक्षा का एक बाज़ारीकरण चल रहा है, उस शिक्षा के बाज़ारीकरण में अपूर्वा की सफलता बहुत योगदान देगी। बात पैसे से ज़्यादा समय की बर्बादी की होती है। कई बार जब अपूर्वा से इंटरेक्शन करता था, बोलती थी सर मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती हूँ। यह भी यह लाइन ये बताती है कि कैसे आप कमरे में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अपूर्वा का इस विश्वविद्यालय परिवार पेज पे स्वागत होना चाहिए। अपूर्वा तो विश्वविद्यालय की पढ़ी नहीं है, यह HBTI कानपुर से पढ़ के आई है। हाँ, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज है। अपूर्वा के साथ पिताजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े होंगे, वो इंजीनियर हैं, यहीं शहर में काम करते हैं। अपूर्वा के साथ उनकी माँ भी आई हैं, उनकी छोटी बहन भी आई है। तो अपूर्वा का हम लोग स्वागत करते हैं और फिर अपूर्वा की बात सुनने की कोशिश करते हैं। आप लोग चैट पे सवाल लिखिएगा, आपके सवालों का जवाब देगी। हाँ हाँ, एकता अपूर्वा का स्वागत करिए संस्थान में। तो मैं अपूर्वा से अनुरोध करूंगा वो अपनी जर्नी को शेयर करे, खासकर उसको शेयर करने की शुरू कर जब उसने अपना पढ़ना आरंभ किया था। और मैं बहुत ज़्यादा अपूर्वा को सुनना खुद मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस कॉमर्शियल कोचिंग में खुद भी कोई यकीन नहीं है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ ये कोचिंग जो हैं असफलता को सुनिश्चित करती हैं, सफलता को नहीं करती हैं। अगर आपने इन कोचिंग्स को ज्वाइन किया तो आप अगर हो सकते हो तो भी नहीं होगे। उसका कारण क्या है? न उनको IAS के पैटर्न की समझ है, न वो IAS की तरह पढ़ाया करते हैं। और शायद अपूर्वा को इसका एहसास ज़रूर रहा होगा, इसलिए इसने किसी कोचिंग की तरफ रुख नहीं किया और खुद से पढ़ने की कोशिश की। अपूर्वा त्रिपाठी। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम अपूर्वा त्रिपाठी है। इस साल सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, जिसमें मेरी 68 रैंक आई है। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ और मैंने यहीं से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी। इसके पहले मैंने PCS में भी 2 एग्ज़ाम दिए थे, 2019 और 20 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो एग्ज़ाम का ये पूरा जो प्रोसेस था वो 2018 से स्टार्ट हुआ है, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर में। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। फिर अगस्त 2018 से मैंने प्रॉपर सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना शुरू किया था। 2019 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। मेरे 735 मार्क्स थे, कट ऑफ was 751। फिर उसके बाद ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है, जिसमें मेरी 68 रैंक आई है। तो स्टार्टिंग में कि कैसे स्टार्ट किया था उसके बारे में अगर बताना है, तो पहले मैंने शुरुआत में जितने भी टॉपर टॉक वीडियोस हैं, जितने भी लोगों ने आर्टिकल लिखे, ब्लॉग लिखे, कई सारे लोग जो बहुत ही ब्रिलियंट लोग, बहुत ही एक्सेप्शनल लोग हैं, उन लोगों का मैंने देखा। और फिर मैंने कोशिश करी समझने की कि इन सारे रिसोर्सेज में कैसे मैं अपने लिए एक रिसोर्स चुन सकती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते ना जो सब लोग बता रहे हैं। उसमें हमें एक एक चीज़ एक एक सब्जेक्ट के लिए डिसाइड करना चाहिए। तो ये मैंने कम से कम 1 महीने तो मैंने सबके वीडियोस ही देखे थे, सब यही सुना था, सब जगह पढ़ रही थी कैसे पढ़ना है, ये स्टार्टिंग में मैंने किया था। क्वेश्चन पेपर देखे। तो 2018 का तब प्रीलिम्स हुआ था और वो प्रीलिम्स बहुत डिफ़िकल्ट था इन कंपैरिजन टू 2017। तो मार्केट में थोड़ा ये भी था कि अब प्रीलिम्स भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो फर्स्टली क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से किया था
और मैंने 4 साल से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था उस टाइम, तो मेरी नॉलेज एकदम बहुत ही एकदम बेस लेवल की थी। तो मुझे एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना था, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था। तो ये हमेशा लगता है कि हम compete जिन लोगों से करने जा रहे हैं वो लोग या तो बहुत एक्सेप्शनल होंगे या तो उन्होंने पहले से बहुत पढ़ रखा होगा। ऐसे हमारे माइंड में कई सारे थॉट्स आएंगे कि बाकी सब लोग क्या पता बहुत अच्छे कॉलेज से हैं, बाकी किसी का बहुत अच्छे उनके पास गाइडेंस है, बहुत अच्छी कोचिंग है, हमारे पास ये नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? क्या हमें कहीं दिल्ली में ही कोचिंग करनी है या फिर किसी पर्टिकुलर कोचिंग में करेंगे तभी होगा? ऐसे कई सारे थॉट्स आपके मन में आएंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। आप ये सोचो कि आप वहाँ से स्टार्ट करोगे, आप ऊपर ही जाओगे, ऐसे कोई नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं आने वाला है। तो फिर ये सोच के मैंने सबसे पहले जो भी NCERT की बुक्स थी 6th 7th 8th से, वहाँ से स्टार्ट करोगे, आप ऊपर ही जाओगे, ऐसे कोई नेगेटिव। तो 6th 7th 8th की NCERTs ली जितने सब्जेक्ट्स की, और 11th 12th की NCERTs बहुत क्रूशियल हैं, स्पेशली फॉर हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में 11th क्लास की, और 12th में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है 12th की NCERT में वो। तो ये जो बेसिक बुक्स हैं आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे NCERT की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो बहुत ही अच्छी बुक है, पॉलिटिकल थॉट वाली, पॉलिटिकल थ्योरी वाली एक NCERT है, वो भी बहुत अच्छी है। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे तो वो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है, लिबर्टी क्या होता है, तो ये सब आपकी ये 10-15 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में तो क्लियर हो ही जाएंगे अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं जो उसमें लिखा है। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर NCERTs के बाद द सेकेंड पिलर वॉज जो भी रेफरेंस मटेरियल है। तो आप हर सब्जेक्ट के लिए कई सारा रेफरेंस मटेरियल नहीं पढ़ सकते हैं, आपको एक ही पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज और ये भी हमेशा लोगों को होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो क्या पता बहुत अच्छा बाकी लोग पढ़ रहे हैं और हम ये रिसोर्स पढ़ रहे हैं, तो क्या पता ना हो। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, रिसोर्स किसी ने कितने भी पढ़े हो, आप पेपर में जो करके आओगे ना वही आपका मार्क्स बताएगा। आपने 1000 किताबें पढ़ी हो और आपने एकदम ईजी सा क्वेश्चन गलत कर दिया तो कोई मतलब नहीं है। और आपने वो चीज़ें पढ़ी भी ना हो पर अगर आप समझ के वहाँ पे कर सकते हो तो देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो रेफरेंस बुक्स में जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ा था। जोग्राफ़ी के लिए GC लियोंग लोग पढ़ते हैं, जोग्राफ़ी तो मेरा ऑप्शनल भी था तो मैंने उसके लिए सविंदर सिंह और खुल्लर भी पढ़ी थी। देन हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। हमको पढ़ना क्या है जो सब लोग पढ़ते हैं, कि जब उन किताबों से क्वेश्चंस आए जो सब लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा भी सही होना चाहिए, है ना। जो क्वेश्चन जो किताबों से कोई नहीं पढ़ रहा है उसमें हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सबको आता है वो हमको आना चाहिए और फिर हमको उससे थोड़ा सा ज़्यादा और आना चाहिए, बस। फिर उसके बाद हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पॉलिटी हो गया। फिर उसके बाद इकोनॉमी के लिए जैसे रमेश सिंह की बुक है, और मैंने तब यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी देखे थे, मृणाल के फ्री वीडियोस सब आते थे तो वो मैंने देखे थे इकोनॉमी के लिए। एनवायरनमेंट के लिए जैसे शंकर IAS की बुक पढ़ी थी। तो ये सारे सब्जेक्ट वाइज एक एक बुक थी मेरे पास और उसकी NCERT थी। और न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तभी। स्टार्टिंग में क्या था कि न्यूज़पेपर पढ़ने में सोचा था कि इसके नोट्स बनाएंगे और ये सब करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ना वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। आप 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फिर 1 घंटा नोट्स बना रहे हो, फिर उसके बाद जब कोचिंग के मटेरियल आ रहे हैं तो ऑलरेडी उन्होंने बना के रखा हुआ है, फिर आप इतनी मेहनत किए जा रहे हो और वो मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना एज ए हैबिट बहुत अच्छा है, बट आप अपना टाइम का भी कॉन्शियस रखिए कि आप सुबह से शाम तक आप बैठ के अगर नोट मेकिंग कर रहे हो तो आपका बाकी चीज़ कब करेंगे। तो आप जो भी टाइम इन्वेस्ट करो उस टाइम को ऐसे इन्वेस्ट करो कि आप आगे ही जा रहे हो उस चीज़ में, उस सब्जेक्ट में। तो ये प्रिलिमिनरी के लिए इतना मेरा बेसिक था। मेंस के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स में जो भी मेंस का सिलेबस है, आपको सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक है, कौन से। कई बार क्या होता है कि हम पेपर देने जा रहे हैं और हमने सिलेबस ही नहीं देख रखा होता है। तो मेंस के एक सिलेबस का एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। जैसे GS 4 के लिए कई सारी किताबें हैं एथिक्स के लिए, बट यू हैव टू सी कि वो टॉपिक्स कवर कर रही हैं कि नहीं। आपको टॉपिक कवर करना है, फिर उस पर बिल्ड करना है। GS 3 के लिए मोस्टली करंट अफेयर्स से ही होता है, GS 3 और GS 2। बट अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे
तो करंट अफेयर्स तो है ही, बट दे आर नॉट आस्किंग करंट अफेयर्स कि आप ये इवेंट बताओ, ये क्या हो रहा है ये बताओ। वो आपसे बैकग्राउंड पूछ रहे हैं उस चीज़ का। तो आपने रेफरेंस बुक्स में या न्यूज़पेपर में वो अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये GS3 का है। GS1 इज़ मोस्टली स्टैटिक इन नेचर, क्योंकि हिस्ट्री है, जोग्राफी है, सोसाइटी है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टैटिक इन नेचर है। तो आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ रखा है वो GS1 आपका उससे कवर करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और GS2 के लिए लक्ष्मीकांत प्लस जो आपके करंट अफेयर्स मटेरियल्स हैं, और उसके साथ कई सारे इंस्टीट्यूट्स फ्री में इतना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट का आपको जो मन लगता हो पढ़ने का, जो आपको लगता हो कि हाँ इसको पढ़ सकते हैं, तो आप उसको पढ़ो, उससे आप अपने नोट्स बनाओ या जो भी करना है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहो एज ए हैबिट डेवलप करने के लिए, समझने के लिए चीज़ों को, क्योंकि ऐसे आप सीधे कोई कोचिंग की मैगजीन उठा के देखोगे ना तो वो बहुत लगेगा कि अच्छा ये फैक्ट लिखा है, ये फैक्ट लिखा है, बैकग्राउंड तो आपको पता ही नहीं है कि क्यों ये न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर से वो डेवलप होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये सब है। तो ये आपका हो गया, ये फाउंडेशन है, ये तो मतलब करना ही है। नेक्स्ट आता है प्रीलिम्स के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ रखा है लक्ष्मीकांत का, अगर स्टार्टिंग का जो भी चैप्टर्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये भी, जब मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी और जब मेरे वो आंसर्स गलत होंगे तब मुझे पता चलेगा कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है। तो यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कहीं लिखा रहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि ये किसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बोला है, ये सब आपको कैसे क्लियर होगा जब आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। जब वापस से आप बुक के पास जाएंगे आप देखेंगे कि इसमें जैसे इंटरस्टेट काउंसिल कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है कि पार्लियामेंट करता है, आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब तब सही होगा जब आप बार बार बुक को रिविजिट करेंगे। और बस ऐसे पढ़ने के लिए नहीं, उसमें आप खुद से आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ इसमें क्या गलत क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है मेरे लिए, क्या ये गलत, ये कैसे हो सकता है, किसी एग्ज़ाम में मैं इसको कैसे गलत कर सकती हूँ। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा मटेरियल दोबारा पढ़ने के लिए। कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम या ये सब पढ़ सकते हो, बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके सवाल नहीं गलत होने चाहिए उन किताबों से। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब क्या हो रहा है, अब इन किताबों से सवाल आ भी नहीं रहे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही जाएगी, तो आप वो ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस जब गलत हों तो वापस से अपना बेस पढ़िए। और मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है, फ्री में इतने मटेरियल, इतने टेस्ट, सब कुछ है, बट यू हैव टू रियलाइज़ कि आप एक लिमिटेड मटेरियल ही पढ़ो और उसको आप रिवाइज़ करो, उसको अंडरस्टैंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जब आप बहुत क्वेश्चन लगा लोगे तो जो पेपर 2 घंटे का होता है, मुझे ऐसे तो 1 आवर ही लगता है उसको सॉल्व करने में पेपर, और 1 आवर बाद में सॉल्यूशन पढ़ने में। ऐसे 4-4 घंटे लगते हैं स्टार्टिंग में सॉल्यूशन पढ़ने में किसी पेपर के, बट अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप ये टाइम लिमिट लेके चलो, नहीं 1 घंटे में हमको इसके सॉल्यूशन देख के कंप्लीट करना है। ये नहीं कि टेस्ट दे दिया सॉल्यूशन से हमको कोई मतलब नहीं है, वो भी पढ़ो, उसको समझो और नेक्स्ट टेस्ट में फिर उसको अप्लाई करो। तो प्रिलिमिनरी के लिए टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन इफ़ यू आर कमिंग टू मेंस, तो मेंस में क्या है, मोस्टली गलती क्या होती है कि क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, हम लिख कुछ और रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने इतना सारा लिख दिया, हमको मार्क्स क्यों नहीं मिले, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ नॉट आस्किंग व्हाट यू आर राइटिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अब जैसे क्वेश्चन आया था पर्शियन लिटरेचर का, अब उसमें अगर आप अरबिक लिटरेचर लिख रहे हो फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एग्जामिनर ने नंबर नहीं दिए, तो कैसे देगा। आप क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ो। फिर उसके बाद जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सोचो इतना इजी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मेरा वो जल्दी गलत पढ़ने में मैंने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा इस साल के पेपर में, वो मैंने उसमें थोड़ा गलत लिख दिया, और वो मैं जब एक पेज मेरा कंप्लीट हो गया तब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो बाकी एक पेज में फिर मैंने उसको कट करके फिर छोटे छोटे में सही से लिखा। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम सेटिंग में, क्योंकि अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं GS2 का स्पेशली जो पेपर था बहुत ही एनालिटिकल टाइप का था इस बार का। जैसे उन्होंने क्वाड के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये सिक्योरिटी ग्रुपिंग है या फिर क्या है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि जो बाहर इंडिया के लोग रहते हैं, जैसे इंडियन डायस्पोरा है, तो इंडिया के रिलेशंस उन कंट्रीज़ के साथ वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना पेपर की बहुत ज़रूरी है।
और ये तभी डेवलप होगी जब आपने पढ़ते वक्त चीज़ें सोची हैं। याद करने की सब चीज़ कोशिश मत करिए, नहीं कर पाएंगे आप। आपको मन लगेगा उसमें, इंटरेस्ट आएगा, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट। आप सोचो कि आज बैठ के हम 100 पेज याद करेंगे तो कुछ याद नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आएगा तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वगैरह करके डेवलप करो, बिकॉज मेंस में मैंने नोटिस किया, जो मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, अभी इस पेपर के मार्क्स तो नहीं आए हैं बट थोड़े बेटर तो आए ही होंगे उससे कि सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें और इसमें ये डिफरेंस था कि उसमें मैंने जो आंसर्स लिखे थे बहुत ही मैकेनिकल नेचर के। वो पूछ रहा है कुछ तो मैं लिख रही हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेज दिस दैट। मेरा आर्ग्यूमेंट कहाँ है, मैं कहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, कहाँ मैं उसके लिए पॉइंट्स दे रही हूँ, उसके फेवर में अगेंस्ट में, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कि कोई आपका आंसर देखे तो ये समझे कि हाँ क्वेश्चन को ही ध्यान में रख के लिखा गया, ये नहीं कि जो हमको आता था वो हमने लिख दिया। तो इस तरह से आपको मेंस का करना है। मेंस में GS1 मोस्टली स्टैटिक, GS2 GS3 प्रीलिम्स का जो बेसिक मटेरियल है वो, उसके ऊपर आपको जो भी टॉपिक लिखे हैं सिलेबस में, उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको इंटरनेट से सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उसको पढ़िए, अपनी एक थिंकिंग कैपेसिटी उस पर डेवलप करिए। और GS4 में क्या है कि आपको एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपको पर्सनालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए जिनको आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सको, क्योंकि इस बार GS4 की केस स्टडीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग आई थी और जो भी कंटेम्प्रेरी हैं उनसे अलग थी, तो थोड़ा सा ऑन द स्पॉट थिंकिंग की रिक्वायरमेंट थी GS4 के केस स्टडीज़ में। तो इसलिए ये दिखाता है कि पेपर का जो नेचर है वो इवॉल्व होगा, हर साल होगा। आप ये सोच के जाओ अब हमने ये सब पढ़ लिया, अगला प्रीलिम्स भी, अगला मेंस भी इसी तरह आएगा, नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास यही है कि आप अपना पूरा सिलेबस तैयार रखो, आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, पेपर कोई भी आए, पैटर्न कोई भी आए, कुछ भी चेंज हो, आपको वहाँ पे चीज़ें करने आना चाहिए बस। तो इस तरह से आप मोस्टली ऐसे कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। इंटरव्यू यस, इंटरव्यू के लिए पहले तो इंटरव्यू का मेंस का रिज़ल्ट आया था 23 मार्च को। मैंने सर से उसी दिन कांटेक्ट किया था कि सर मुझे पता नहीं है मेंस मेरा कैसा हुआ है, मुझे तो ये लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट इंटरव्यू को मैं बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा 275 मार्क्स एकदम हल्के में तो नहीं कर सकते उसमें, और मेंस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा अभी जो सिलेक्शन हुआ है कितना हम कट ऑफ से ऊपर है। तो इंटरव्यू वॉज द थिंग कि नहीं अब चलो टाइम है तो इसको करते हैं। तो सर के साथ हमने रोज़ डिस्कशन किए करंट अफेयर्स टॉपिक्स पे, और बस करंट अफेयर्स टॉपिक्स पे नहीं, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की उन इश्यूज़ पर कि वो क्या है, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है। हमको बस फैक्ट्स नहीं देने हैं वहाँ पे कि हमने ये 1 2 3 ये बोल दिया, ये डेटा दे दिया, ये फिगर दे दिया। जब हम किसी को अपना आंसर बताएं तो उनको समझ में आए दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड, कि इनको इस चीज़ की समझ है, और हमारे आंसर में एक डायमेंशन होना चाहिए, कई सारे डायमेंशन होने चाहिए, और उन डायमेंशंस में डेप्थ होनी चाहिए। अदरवाइज ऑल द आंसर्स विल लुक वेरी सुपरफिशियल, कि इनको बस सरफेस नॉलेज है, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया इन्होंने, कोई आपसे काउंटर क्वेश्चन करे तो हम बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने तो बस ऊपर हेडिंग पढ़ ली न्यूज़पेपर की। तो इसमें सर ने बहुत हेल्प करी चीज़ों को समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे हम लोगों ने कई टॉपिक्स पे डाव से रिलेटेड, डाव क्योंकि क्रूशल पार्ट है इंटरव्यू का, तो उसमें सर ने और मैंने एक एक पार्ट डाव पे डिस्कस किया। जो मैंने हॉबीज़ लिख रखी थी, जो स्पोर्ट्स का मैंने लिख रखा था, कि अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मेरे आंसर क्या हैं, और वो आंसर्स को और रिफ़ाइन करना। उसमें कभी कभी क्या होता है ना, हम जो आंसर देते हैं वो हमारे खुद के आंसर भी नहीं होते हैं, हम बस दे रहे हैं क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही आंसर बोलते हैं तो हम भी दे रहे हैं। बट अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने लाइफ पर, फिर उसके बाद आंसर देंगे तो हमारे अपने आंसर्स होंगे। तो यहाँ पे सर ने ये जो प्रोसेस था ना, क्योंकि जब हम अकेले सोचते हैं तो हमको लगता है हम जो सोच रहे हैं एकदम वो बेस्ट सोच रहे हैं, लेकिन व्हेन यू एंगेज विद अ पर्सन जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, देन यू विल रियलाइज़ कि आपके नॉलेज में कितने लूप होल्स हैं, कितने कमी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हेल्प हुआ। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ भी हम लोग, सर के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, तो हम लोग ये सब टॉपिक्स पे काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर किए थे। इनफैक्ट मार्च से लेके मेरा इंटरव्यू 5 अगस्त को था, उसके पहले का एक एक दिन का न्यूज़पेपर में जो भी एकदम क्रूशल टॉपिक थे वो सब हमने कवर किए, डाफ पूरा कवर किया। तो और सर ने 2 बार मॉक भी अरेंज कराया, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था
इस सेंस में कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी हो, कि आपने हर टाइप के क्वेश्चन फेस किए हैं, एकदम स्ट्रेस्ड इंटरव्यू फेस किया है, तो जब मेन इंटरव्यू होगा ना, तो वो आपको नॉर्मल सा ही लगेगा। कोई बहुत ये नहीं कि ये क्या हो गया, इंटरव्यू देने आए हैं और ये सब। सो इट वाज वेरी नॉर्मल, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसे वो कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं या फिर वो सब। और ये सब स्मूथ इसलिए लगा ना, क्योंकि उतनी मेहनत की गई थी उस चीज़ के पीछे। वो 2-3 मॉक जो हुए, रोज जो डिस्कशन हुआ, हर पॉइंट पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ, तो इससे आपको अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी आपके आंसर्स जब आप बोल रहे हैं, जो भी कमियां हैं, वो सब आपको पता चल जाएगी। यू विल नो योर वीकनेसेस, तो आप उस पर वर्क करोगे, तो जब मेन डे इंटरव्यू दोगे तो इट विल बी वेरी स्मूथ, वेरी नॉर्मल। सो यही था। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। अपूर्वा, एक सवाल अक्सर आता है, कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में अटेम्प्ट किए जाने चाहिए? ये सवाल मैंने, जैसे जो मेरे साथ जो लोग पोस्ट होते हैं, आप लोगों के एज के लोग, ये सवाल हमेशा पूछता हूँ कि कितना, सब तो आता नहीं है, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाने चाहिए प्रीलिम्स में? सर, द थिंग अबाउट प्रीलिम्स इज़, इन माय अंडरस्टैंडिंग, कि हमको पूरे पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, तो हमको एकदम स्पेसिफिकली 40-45 क्वेश्चन ही पता होंगे, जिसमें वी आर एकदम शॉर्ट कि यही आंसर होगा। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हो और पेपर में ही पढ़ रहे हो, वहाँ पे एग्ज़ाम में ही पढ़ रहे हो उसको पहली बार। क्योंकि लास्ट ईयर एग्रीकल्चर के इतने क्वेश्चन आए थे, शुगर केन की फार्मिंग कैसे होती है, एलिफेंट के ऊपर इतने क्वेश्चन आए थे, बट जब आप उन ऑप्शंस को पढ़ोगे, दे वर ईजी टू एलिमिनेट, दे वर ईजी टू मेक कैलकुलेटेड अंडरस्टैंडिंग। और ये नहीं कि हवा में आपने कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया, क्योंकि आपकी एक नॉलेज है, आप उस नॉलेज के बेसिस पे रिस्क ले रहे हो। आप ऐसे नहीं कि बहुत रिस्क लेना है पेपर में। रिस्क लेने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने एक नॉलेज बेस सेटअप कर रखा है, आपको अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे होगा। बट मैंने 2019 के प्रिलिमिनरी में अराउंड 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और 2020 में मैंने 93 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 2019 का तो रिज़ल्ट आ गया था, तो उसमें 111 मार्क्स आए थे। अभी इसका तो आया नहीं है, तो बट इट वाज अबव दैट 111, जो भी कोचिंग के आंसर कीज़ हैं, जो उतनी रिलायबल भी नहीं है। तो बट फिर भी आप अगर कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपने मान लो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपके 70 के 70 ऐसे तो होगा नहीं कि सही हो जाएंगे। एक्यूरेसी का भी एक फैक्टर होता है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन में थोड़ा एलिमिनेट कर रहे हो, तो आपके अगर 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो अगर 4-5 सही भी हो जाएंगे, तो वो आपके पॉजिटिव में ही जाएगा। बट एकदम ये भी नहीं कि हम एलिमिनेशन पे डिपेंडेंट हैं। जैसे इस पेपर में 2020 वाले में देवर 10 क्वेश्चंस, जिसमें मुझे 2 ऑप्शंस में डाउट थे, एंड मैंने जो कोचिंग के आंसर की से मिलाया, इन ऑल द 10 क्वेश्चंस आई गॉट द आंसर रॉन्ग। बट तो ये है कि जो बाकी जो मैंने क्वेश्चन किए थे वो मोस्टली सही थे। अब मैंने 93 किए थे, अब मेरे 69-70 सही हैं, और बाकी 20-24 गलत हैं। तो आपको एक स्वीट स्पॉट है कि आपका 65 क्वेश्चंस सही होने चाहिए। अब फिर वो आप अपनी एक्यूरेसी से आप कई सारे टेस्ट लगाओ, देखो आपका वो रेंज कहाँ बन रहा है ऑप्टिमम। 90 क्वेश्चन करने पे कितने नंबर आते हैं, 93 पे कितने आते हैं, ऐसे 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट तो मत ही करो, इतना भी रिस्क मत लो, चाहे कितना भी नॉलेज बिल्ड कर लिया। और अगर ठीक है, अगर आपको है कॉन्फिडेंस तो आप करो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 85-80 ये भी लोग करते हैं, बट एनीथिंग लेस देन 80, फिर ये है ना कि आपके फिर बहुत सारे क्वेश्चन ही होने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे पेपर्स में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हम कभी कभी तो एकदम इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो फिर ये प्रेडिक्ट करना कि हम एकदम एलिमिनेट जो करके आए वो भी हम एकदम सही करके आए हैं। तो इसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 40-50 मॉक देकर देखो क्या रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं। मॉक तो आपको बहुत देने चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू एनालाइज कि आप एग्ज़ाम प्रेशर में कैसे पेपर करते हो और कितने क्वेश्चंस पे कितने आपकी एक्यूरेसी बनती है। अपूर्वा, एक बहुत बड़ी तादाद तुमको सुन रही है जो अभी बीए में पढ़ रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो बीए बीएससी बीकॉम में है। ह्यूज कहते हैं और ऑडियंस आपकी इसमें आपको सुन रही है। ये प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे शुरू की जाए? पहले मेंस किया जाए, पहले प्रीलिम्स किया जाए, पहले कंबाइंड किया जाए? इसमें आपकी क्या ओपिनियन है?
सर मेरा तो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तभी जो मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट ऐसे हाइंडसाइट के बेनिफिट में मैं ये बोल सकती हूँ कि स्टार्टिंग आप जैसे करो तो जो भी आपका सिलेबस है प्रीलिम्स मेंस कंबाइंड, उसको पढ़ने की कोशिश करो सारी। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको जून में पेपर देना है और आपने जुलाई में 1 साल पहले से स्टार्ट करा, तो आप जुलाई से लेके दिसंबर तक प्रॉपर अपना ऑप्शनल कंप्लीट करो। मेंस का जो भी पार्ट है सिलेबस का, एक एक पॉइंट पढ़ो, एक एक पॉइंट कंप्लीट करो। प्रीलिम्स क्या है कि कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वही आएंगे जो आप मेंस में करने वाले हो। प्रीलिम्स में क्या है, थोड़े क्वेश्चंस और आएंगे जो थोड़े फैक्चुअल हो सकते हैं, और थोड़े कुछ थीम्स हैं प्रीलिम्स की यूपीएससी की, उन थीम्स पे ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो मेंस के पर्सपेक्टिव से, उसमें प्रीलिम्स आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो हमने बुक्स डिस्कस किया था वो आपको मेंस के लिए भी पढ़नी ही है, तो आप ऐसे तैयारी करो। फिर एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले अगर आप प्रीलिम्स मेंस दोनों कर रहे हो तो लास्ट के 3 to 4 months give only to prelims, solve as many questions as you can, analyze as many questions, as many previous year questions you can do। तो ये आप लास्ट के 3-4 months में रखो, और उसके पहले आप पूरा मेंस कंप्लीट रखो, क्योंकि प्रीलिम्स देने के बाद ना आपका क्लियर हो गया, 20 दिन बाद रिजल्ट आएगा और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कुछ भी कंप्लीट करना। पहले तो आप पूरे टाइम डिप्रेस रहोगे कि अब होगा कैसे, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ऐसे। तो वो सब पहले करके रखो कि अगर आप मेहनत से प्रीलिम्स निकाल रहे हो तो आपका मेंस भी निकलना चाहिए। तो इस तरह से आप पहले ही तैयारी रखो उसकी। एक आंसर राइटिंग के नाम पर बहुत से लोग काम करते हैं कि आंसर राइटिंग कराई जानी चाहिए। क्या आंसर राइटिंग की थी आपने मेंस के लिए? सर आंसर राइटिंग को जैसे ऐसे किया जाता है कि इट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव, आंसर राइटिंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, आपको सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स की समझ हो, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को ऐसे बस मेजर बना के काम करते हो तो जो उसका जो मेन एलिमेंट रहता है वो मिस हो जाता है। तो आंसर राइटिंग इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट ये नहीं कि आज हमने कोर्स पढ़ना शुरू किया, आज पहले दिन से हम आंसर लिख रहे हैं। कैसे आंसर लिख रहे हो जब आपको टॉपिक्स ही नहीं पता है? आपको अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं पता है तो आप कौन से आंसर लिखोगे? फिर आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब आंसर सबके देख रहे हैं, अब लिख रहे हैं। पहले पढ़ लो, उसको याद कर लो, समझ लो, फिर जब उसका टाइम है तो आंसर भी लिख लो। आंसर प्रैक्टिस मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम लिमिट में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये है आंसर का मेन। और ये है कि क्वेश्चंस अगर दिख रहे हैं तो आपको फ्रेम करने में कैसा लग रहा है। तो ये सब आप प्रीलिम्स मेंस के बीच में प्रैक्टिस कर लो, या फिर उधर जब मेंस का आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो तब आप प्रैक्टिस के लिए इसको करो। बट ये नहीं कि दिन के रोज़ मुझे 50 आंसर लिखने हैं, ऐसे नहीं। आप सिलेबस पढ़ो, तैयारी करो उसकी प्रॉपर, कि आपको अगर कोई पूछे कि यूनिटरी एलिमेंट्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो यू शुड नो ऑन योर फिंगर टिप्स। तो अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप वो लिख भी लोगे जल्दी जल्दी। तो आंसर राइटिंग का यही है। एक दो ऐसा टाइम फ्रेम होता है जो अनश्योर होता है। पहला क्या है, प्रीलिम्स देने के बाद और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद। दूसरा मेंस देने के बाद और मेंस के रिजल्ट आने के बाद। जो दो टाइम फ्रेम है, एक टाइम फ्रेम हेल्प करता है आपके मेंस के प्रिपरेशन को, दूसरा टाइम फ्रेम हेल्प करता है आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन को। उस टाइम फ्रेम का आपने इस्तेमाल किया था? सर फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैंने उस टाइम फ्रेम को बिल्कुल सही से इस्तेमाल नहीं किया था, और मुझे लगता है उसका ये रिज़ल्ट था कि मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बिकॉज एक एक दिन बहुत क्रूशियल होता है और इतने टाइप के आंसर की सर्कुलेट होती है मार्केट में। कहीं से मेरे मार्क्स आ रहे थे 105, कहीं से 102, जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे नंबर आए थे 111। मतलब इतना डिफरेंस था आंसर की में, तो पूरे टाइम यही लगता था शुरुआत के 20 दिन कि प्रीलिम्स क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बट दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डिड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्पेकुलेशन अबाउट वेदर आई विल क्लियर और नॉट। तो आप ऐसा करिए, आप जब प्रीलिम्स देकर आते हो, आपको आंसर की मिलाना है, मिला लो 1-2 दिन जो भी करना है, लेकिन 2 दिन बाद ना आपको पढ़ना तो मेंस ही है। अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो भी आपको मेंस ही पढ़ना है अभी, क्योंकि प्रीलिम्स का पढ़ोगे उसके 3 महीने पहले, और अगर आपको अभी देना है तो मेंस तो पढ़ना ही है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट, थोड़ा सा भी टाइम मत वेस्ट करो, तुरंत स्टार्ट करो। और इंटरव्यू के बाद वाला, उधर मेंस के बाद मेरा इंटरव्यू था जैसे यूपी पीसीएस का, फरवरी में था, तो मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन तो लगभग तभी स्टार्ट हो ही गई थी मेंस के बाद। और फिर उधर थोड़ा जैसे कोविड की वजह से काफ़ी एक्सटेंशन भी मिल गया था, तो ऐसा कोई इफेक्ट पता नहीं चला अगर टाइम मैंने वेस्ट किया भी हो।
एकदम मेरा पास में होता तो क्या पता टाइम वेस्ट करने का ज़्यादा इफेक्ट पता चलता। तो ऐसे तो स्मूथली हो गया था बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ कोविड एक्सटेंशन। किसी पर कोई सवाल है? नोट्स मेकिंग के लिए हाँ। NCERT से नोट्स बनाए या फिर उनका सवाल ये है कि हम नोट्स मेकिंग कैसे बनाएं। तो आप इसको पूरा, मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ सवाल इनका कि पहला क्या नोट्स क्या बनाया जाना चाहिए, दूसरा नोट्स कैसे बनाना चाहिए, तीसरा नोट्स में NCERT का भी हेल्प लेना चाहिए या सिर्फ डायरेक्ट एडवांस बुक्स से नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, ये सवाल ना है? आवाज़ आएगी, बंद करो। चलो इसी जहाँ तक नोट मेकिंग का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाते हैं और वो उनको काफ़ी हेल्प करता है। इस चीज़ में मैं थोड़ा लैग करी हूँ नोट मेकिंग में, बिकॉज मुझे बहुत ऐसा लगता था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नोट्स बनाने में। तो मुझे लगता था इतना टाइम जो मैं लिखूँगी उतना टाइम मैं उसको याद ही कर लूँ तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। और कभी कभी तो जब मैं जल्दी जल्दी पढ़ती तो अंडरलाइन करने में भी मुझे लगता था कि अभी इसमें बहुत टाइम जाने वाला है, तो वहाँ मैं स्टार बना लेती थी, चलो यहाँ से यहाँ पढ़ना है, अब बैठ के उसको कलर कर रहे हैं 4 घंटे। तो उसमें चीज़ें जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। नोट मेकिंग बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आपको किताबें नहीं पढ़नी, आपको बस अपने नोट्स पढ़ने हैं। तो अगर नोट्स भी बनाओ तो ये नहीं कि आप पूरा का पूरा कंटेंट अपने में कॉपी कर रहे हो। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प और एकदम काम के नोट्स बनाओ। और नोट्स पहली रीडिंग के बाद मत बनाने लगो कि आज हम पहली बार किताब पढ़ रहे हैं और आज ही हमने नोट्स बनाने शुरू करो। किताब को 2-3 बार पढ़ो। जब तीसरी चौथी बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कितनी चीज़ें तो आपको पहले से ही अब इसमें समझ में आ गई हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें तो आपके माइंड में भी रहेंगी ना। तो आपको जो एकदम क्रूशियल चीज़ें लगे उनको आप लिखो एकदम अच्छे से अरेंज करके कि आपको बाद में हेल्प करे। तो अपने टाइम का यूज़ अच्छे से करना चाहिए नोट मेकिंग में, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। पूरा क्या है ना कि सफलता के आलोक में आदमी वो चीज़ें भूल जाता है जो उससे मिस्टेक्स होती हैं। जी सर। अगर याद करो हमारा तुम्हारा कन्वर्सेशन है ना कि पिछली गलतियाँ हमने बहुत की हैं। Yes, हम अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करते हैं। Yes, जब sir. तुम्हारा आया था कि हम लोग उसको नए सिरे से 2021 का एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं। उस समय हम लोगों ने बड़ी डिस्कशन की थी अपनी अपनी मिस्टेक्स क्या हुई हैं। आपने बहुत मिस्टेक बताई थी। अब आज क्या है, उस मिस्टेक्स का कोई खैर ख्वाह नहीं रह गया, चूँकि सफलता हर चीज़ को समाप्त कर देती है। लेकिन एज एन एस्पायरेंट अपने को वो समझना चाहिए। जी सर। तो मैं आपको वो समझना चाहता हूँ कि मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, शायद मैं न करती तो 60 या मेरी रैंक 50 होती, 30 होती, 20 होती, 10 होती, या मैं अगले साल एग्ज़ाम देती तो मैं ये अपने को रेक्टिफाई करती। मैं कहता हूँ आपकी सारी सफलता के पीछे एक इस ब्लैक स्पॉट है जो इतनी बड़ी दूधिया प्रकाश में छिप गया है। तो आप ज़रा उसको समझने की कोशिश करो। सर डेफिनेटली वो ब्लैक स्पॉट तो है ही, छिपा है कि नहीं पता नहीं, बट बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है पूरे प्रिपरेशन में। ये हम जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो लगता है कि हमने क्या पता सब अच्छा ही किया, बट द थिंग इज़ ना आपके सारे मिस्टेक्स भी आपने जो बहुत अच्छा किया हो वो सारी चीज़ें कन्वर्ज होकर आपका रिजल्ट लाएंगी। आपके मिस्टेक्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं आपकी चीज़ में जितना कि आपने जो बहुत कुछ अच्छा काम किया। तो मिस्टेक्स तो मैंने काफ़ी रियलाइज़ करी थी जो मुझे इम्प्रूव करनी है, स्पेशली मेंस के लिए। मैंने काफ़ी चीज़ें सोच रखी थी कि इस बार मैं ऐसे करने वाली हूँ। प्रीलिम्स भी मैं दे रही थी। प्रीलिम्स के मैंने अभी तक 40 फुल लेंथ पेपर मैंने सॉल्व कर चुके थे। अभी मैं 10 अक्टूबर के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। इनफैक्ट जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन सुबह ही मैंने एक मॉक दिया था ऑनलाइन। तो आपको प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी है। प्रीलिम्स में आज सच मुझे कुछ मिस्टेक का ये नहीं लग रहा था। मेन ये था कि मतलब टाइम था मेरे पास, तो मैंने न जाने क्या क्या पेपर सॉल्व कर लिया। अभी मैंने पूरा CAPF का 2018 से 2021 तक का पेपर सॉल्व कर लिया, पूरा CDS का पेपर सॉल्व कर लिया, NDA के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी सॉल्व कर लिए। क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद खाली बैठे थे, फिर ये लग रहा था अभी कुछ क्लियर नहीं होगा तो प्रीलिम्स तो देना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सारे सॉल्व कर रही थी, उनके नोट्स भी मैंने बढ़िया बनाए थे। इस बार मैंने सोचा था मैं नोट्स भी बनाऊँगी, तो वो भी स्टार्ट किया। सारे थीम्स जो थे क्वेश्चन पेपर के वो थीम्स भी मैंने नोट किए। जैसे प्रीलिम्स ऐसे देखने में लगता है ना कि ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, बट व्हेन यू विल सी कि अगर आप 10 साल का पेपर देखोगे तो वो क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि वो पहले भी आए हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व पे किस बेसिन के बगल में कौन से पार्क्स हैं, ये क्वेश्चंस हर साल आते हैं। कोई जेनेटिक्स में और बायो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे डिजिटल सिग्नेचर का क्वेश्चन आया था एक बार, लाइफाई का क्वेश्चन आया था, फिर अभी वायरलेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया था, फिर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया था। ये सब हर साल ये क्वेश्चंस आ रहे हैं।
फिर अगर आप पेपर अचानक से देखो बोलोगे अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इट वॉज ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको उसको समझने आना चाहिए। पॉलिटी के आप अगर पढ़ कुछ और रहे हो और पेपर नहीं देख रहे हो पेपर में क्या पूछ रहा है, तो यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज। तो यही मैं कर रही थी इस बार कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और अच्छे से कर रही थी, सारे थीम्स को और अच्छे से स्टडी कर रही थी, और यही सोचा था कि ऑप्शंस जो भी हैं उसमें थोड़ा एंशंट हिस्ट्री वाला पार्ट मेरा थोड़ा वीक था, तो उसको मैं सोच रही थी कि थोड़ा वर्क करूँगी। तो ये प्रीलिम्स के लिए कर रही थी। मेंस के लिए ज्योग्राफी से मेरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है। ज्योग्राफी से मैं काफ़ी कम मार्क्स आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और अभी तो सेकेंड अटैम्प्ट का आया नहीं है रिज़ल्ट, बट आई वाज थिंकिंग कि ज्योग्राफी के लिए प्रॉपर मैंने डाउन टू अर्थ जो वेबसाइट है उस पर न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, तो मैंने 2-3 महीने के उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। इस बार ऑनलाइन ही बनाए थे मैंने नोट्स, तो हर एक टॉपिक के लिए कि जब क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी में ये लिख देंगे, केस स्टडी में ये लिखेंगे। और मेंस के लिए मेरा ये था GS 1 to GS 4 के लिए कि एक बार बहुत अच्छे से सारी बुक्स को रिवाइज़ करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, और उसके बाद पेपर की लिखने की स्पीड मैं थोड़ी बढ़ाऊंगी। क्योंकि मेरा पेपर क्या होता था, लास्ट का जब मैं क्वेश्चन लिखती थी तो मेरा आधा ही हो पाता था। जैसे अगर 3 पेजेस मिले हैं क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में, तो मेरा 1-1.5 पेज ही हो पाता था। तो मैंने सोचा था इस बार लिखने की स्पीड भी बढ़िया करनी है, तो ये सब मैंने काफ़ी चीज़ें सोच रखी थी अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए। मैं थोड़ा अपूर्वा ने अपने को क्रिटिकली एनालाइज़ किया, मैं इसको और क्रिटिकली एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा दौर हम लोग साथ रहे। मैं अपूर्वा ज़्यादा रहे, इति और शौर्य भी आते थे, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ ही कन्वर्सेशन करते थे। पहला मेरा जो अपूर्वा की सारी कमी में, जो सारी तैयारी में कमी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस द वीक पार्ट ऑफ द अपूर्वा। स्ट्रॉन्ग पार्ट तो आप जानते हो, 68 रैंक के बाद आप कुछ और कहो, कुछ सुनने को तैयार नहीं होगा, बट आई एम criticizing Apurva only for the sake of the benefit of all the aspirants who are listening to Apurva. अपूर्वा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, या न्यूज़पेपर पढ़ने में इसका बिलीफ कम था। उसका रीज़न क्या है, जो इंजीनियर्स हैं वो शॉर्टकट बहुत देखते हैं। शॉर्टकट क्या होता है कि सारी कोचिंग वाले, अपूर्वा ने बात पहले कही हुई थी, कोचिंग वाले अपना मटेरियल छाप देते हैं, मतलब हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें, बस छाप दें। अपूर्वा को हमने स्विच किया न्यूज़पेपर की तरफ। क्या होता है, जो कोचिंग वाले छापते हैं वो व्यू पॉइंट कम लिखते हैं, फैक्ट ज़्यादा लिखते हैं। आप किसी का देखिए, किसी भी कोचिंग का जो मटेरियल आता है उसमें व्यू पॉइंट कम होता है, फैक्ट ज़्यादा होते हैं। और एज एन एस्पायरेंट आपको व्यू पॉइंट डेवलप करना होता है, और इंटरव्यू का व्यू पॉइंट आपका मेंस के रिजल्ट और इंटरव्यू के बाद नहीं हो सकता है। कोविड ने बहुतों को बर्बाद किया, अपूर्वा को कोविड ने बनाया है। क्यों बनाया है, टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ने से क्या हो गया, अपने पास एक लिवरेज हो गया। लोग क्या करते थे, टाइम बढ़ने पर रिलैक्स करते थे, हम लोगों ने स्टडी चेंज कर दी। टाइम बढ़ने पर हम लोगों ने कोर्स ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की। तो जो एक पहली मिस्टेक अपूर्वा ने की है, वह मिस्टेक आप लोग ना करो कि वह न्यूज़पेपर कम पढ़ती, इससे बाद में इंटरव्यू पढ़ा। और इसके पास क्या है, फास्ट लर्नर है, तो कोई भी चीज़ शुरू करती है बहुत जल्दी पिकअप करती है, बहुत बड़ा इसका एसेट पॉइंट है। तो एक तो मैं अपूर्वा की वो कमी आपको पॉइंट आउट की, जो उसने एक्सेप्ट भी किया है कि हम न्यूज़ नहीं पढ़ते थे। दूसरा, मैंने इनको 3 लोगों का नाम बताए, अशोक गुलाटी, सी राजारमन, प्रताप भानु मेहता, याद है ना? यस। हमका कुछ नहीं करने का, न्यूज़पेपर ओपन करने का, इनका आर्टिकल पढ़ने का है। तो ये पढ़ती थी, तो जब हम लोग का डिस्कशन होता था, कई बार ये मुझ पर 20 पढ़ने लग गई थी। चूँकि क्या है, ये वही 3 पढ़ के आती थी, तो क्या करी, उसको 3 को ठीक से पढ़ती थी, बाकी को सुपरफिशियल पढ़ती थी। तो उन तीनों में इसकी कंट्रोल होती थी। अब इसको समझाया क्यों गया था, अशोक गुलाटी लिखते हैं मेनली एग्रीकल्चर पे, इसका ऑप्शन क्या था, ज्योग्राफी था। अशोक गुलाटी सब पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट्स लाते हैं वो। दूसरा क्या है कि जो सी राजारमन है वो एक्सपर्ट है इंटरनेशनल रिलेशन के। जो पॉलिटिकल साइंस के लोग सुन रहे हैं उसको ज़रूर पढ़ें, पढ़ना सबको चाहिए। उनकी जो एनालिसिस और थ्योरी है वह अमेजिंग हुआ करती थी। हम लोग उस समय संघर्ष कर रहे थे तालिबान इशू पे। अब क्या है, अपूर्वा एक गर्ल कैंडिडेट है। अपूर्वा के साथ 3 खास बात थी, छोटे शहर की लड़की है, गर्ल कैंडिडेट की है, और मिडिल क्लास की है। तो जो अपने साथ लोग काम कर रहे थे, बोला ये इसका सेलिंग पॉइंट है, इसको इनकैश करना है। याद है राजगोपाल शर्मा था, राजगोपाल शर्मा इंटरव्यू रहे थे, बोला कि तुम्हारा सेलिंग पॉइंट है, इसको इनकैश करना ही करना है किसी हालत पे। तो जब वो आया तो इनकैश कैसे करना हो, तालिबान पे करना है। तालिबान पे क्या था, वो महिलाओं के अगेंस्ट था। तो अगर हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर तालिबान के इशू पे हम अमेरिका को गाली ही देते रहेंगे तो हमारा जो व्यू पॉइंट है वो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा।
तो पता नहीं कहाँ से सर्च करते करते हम लोग एक फिगर हाथ में लग गई कि अमेरिका ने क्या क्या विकास किया, उसको क्या किया, इसको रटाया गया। और वह विकास, वह क्या है, कई बार इंटरव्यू में जो सवाल आप तैयार किए वो पूछे जाएं इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वह आप में कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोई इंजेक्शन नहीं है आपने निकाला और लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। आप जब कोई चीज़ ज़्यादा जानने लगते हो। दूसरा, हम लोग बहुत परेशान थे 370 को लेकर। उसका कारण क्या था, इसका इंटरव्यू का डेट और 370 का रिवोकेशन सेम डेट था। तो अपने को ये बड़ी चिंता दिमाग में थी कि वो 370 का सवाल नहीं जाना चाहिए। तो एक बहुत सीनियर अफसर हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है चूँकि उन्होंने ये अब मुझसे वादा लिया है कि आप मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे। उन्होंने मुझसे क्या बोला कि आप 370 में गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है उस पर आप कोशिश करो। तो हम लोगों ने 370 पे, और उनका कहना ठीक भी था कि आप जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है उस स्टैंड में आपको कमी निकालनी भी है तो आप उस व्यू पॉइंट को समझो। हम लोगों ने उस व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश की। इन्होंने भी किताब पढ़ी, हमने भी किताब पढ़ी, हम लोगों ने 370 बहुत अच्छे से तैयार किया। इन सब सवालों के तैयार होने के बाद फिर क्या हुआ, मैं लगातार उनसे बात करता था कि सर और क्या किया जाए। इनके इंटरव्यू के 8 दिन पहले कहा कि अब उसको आप स्विच ओवर करो टुवर्ड्स न्यूज़पेपर। तो क्या होता था, सुबह 5 न्यूज़पेपर आइडेंटिफाई हुए, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और कौन था, इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड, हाँ 5 आइडेंटिफाई हुए। तो ये हुआ कि 5 पेपर ये नहीं पढ़ेंगी, उस 5 पेपर के टॉपिक पढ़ेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। वो खुद भी हमको टॉपिक्स ईयरमार्क करते थे, मैं भी करता, वो भी करते। तो 2 आदमी इसको करते, तो वो अपना तैयार करती थी। तो लास्ट के टाइम तक न्यूज़पेपर से इतनी ज़्यादा इसको इंटरेस्ट आ गया था कि व्हाट आई एम गेजिंग, किसका न्यूज़ में इंटरेस्ट बहुत आ गया था। तो मैं इस सारी कहानी से बता रहा हूँ कि अपूर्वा की पर्सनालिटी में एक कमी थी जो उसने रेक्टिफाई की फॉर द इंटरव्यू। अगर वो मेंस में करती तो 20-30 रैंक का इजाफा होता। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर है वो कई बार व्यू पॉइंट को कई पार्ट से एनालाइज कर देते हैं, और अगर आप वो पढ़ लेते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प होता है। आई डोंट नो व्हाट्स ओपिनियन अपूर्वा हैज़, बट आई एम गिविंग माय ओपिनियन व्हाई न्यूज़पेपर नीड टू बी रेड। यह अपूर्वा के साथ एक माइनस पॉइंट था इसकी पूरी प्रिपरेशन में, और उसको अगर शायद रेक्टिफाई, अगर 2021 का एग्ज़ाम हम लोग के साथ देती तो मुझे पूरा विश्वास था वो होता। और मैं एक बात और शेयर करूँगा, द टारगेट डे 1 से टारगेट क्या था, अंडर 50। अपूर्वा मुझको अप्रोच की 23rd को, 24th को ये डिसीजन हो गया था कि अपने को करना क्या है, टॉप 50 करना है। ये हमेशा बोलते सर टॉप 50 कैसे होगा, मगर क्यों नहीं होगा। तो हम लोगों का जो 275 मार्क्स है इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, उसने टॉप 50 नहीं दिया, लेकिन टॉप 50 जो देना चाहता था वो उन्होंने दे दिया। आई डोंट नो व्हाट्स अपूर्वा ओपिनियन ऑन दिस आस्पेक्ट, बिकॉज आई वांट टू शेयर द बिहाइंड स्क्रीन स्टोरी ऑल्सो। वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी आप लोगों को, रादर दैन कि आप इस बात से मिसमराइज हो जाओ कि पूरा 68 है उसका कमरे में फ़ोटो छपा लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उस फोटो के पीछे का संघर्ष समझने को, देखिए बहुत छोटा रिजल्ट है, 68 पूरा त्रिपाठी कुछ नहीं है। आप न्यूज़पेपर खोलो, एक छोटी सी चीज़ है, 4-5-6 शब्द में है, उस 5-6 शब्द के पीछे का संघर्ष है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोग अपूर्वा को सुन रहे हो, वो लोग उस 5-6 शब्द के पीछे का संघर्ष देखो कितना बड़ा है। इसने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, इसीलिए मैं उस संघर्ष के पीछे की कहानी ज़्यादा समझना चाहते हैं हम लोग, ताकि बेहतर हो सके। बताओ क्या ओपिनियन आपकी है? यस, न्यूज़पेपर तो मैंने बाद में ही पढ़ना शुरू किया था। जैसे आई थिंक मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में 7-8 मंथ्स पढ़े थे न्यूज़पेपर, फिर वो मुझे बहुत ही टायरसम लगता था तो मैंने वो छोड़ ही दिया था एकदम। और वो मैंने पिकअप किया अप्रैल में, वो भी सर को फिर मुझे 1-2 बार बोलना भी पड़ा कि तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है इशू पे। तो मुझे टॉपिक्स जैसे सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं बहुत ही यूनिडायमेंशनल सा एक लाइन का आंसर दे रही हूँ। तो वो सब आंसर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने तो पढ़े नहीं है न्यूज़पेपर, मुझे कोई व्यू से मतलब नहीं था उस टाइम। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना न्यूज़पेपर, तो इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई। और फिर मैंने क्या किया कि जो भी न्यूज़ पढ़ती थी और मैंने जो भी हॉबीज़ लिख रखे थे उन सब चीज़ों को मैंने ऐसे ऐसे अरेंज किया। जैसे मेरी हॉबी थी रीडिंग बुक्स, तो मैंने बुक में भी, और उसमें और मेरा इंटरव्यू था 5 अगस्त। तो देयर वाज अ हाई चांस, ऑल्दो क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड, बट देयर वाज अ हाई चांस कि आर्टिकल 370 पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने अपने बुक का भी बना लिया कि मैं कौन सी बुक बोलने वाली हूँ। तो वो बुक मैंने राहुल पंडिता की बोली थी, अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स, तो इट इज़ अबाउट इंसर्जेंसी इन कश्मीर। तो सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे अरेंज किया कि अगर कोई टॉपिक पूछे तो एक बॉक्स में आएगा वो मेरे टॉपिक, और उसका बैकग्राउंड मेरे पास ऑलरेडी रहेगा। जैसे इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी मूवी देखी, मेरी ये भी हॉबी थी कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैंने ऐसी कोई रैंडम मूवी नहीं बताई, वो मैंने इसलिए वो शेरनी मूवी बताई
क्योंकि कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, इस पे मैंने बहुत वर्क किया। मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी था, तो मैंने वो मूवी भी देखी और फिर मैंने वही बताया भी, फिर मैंने उसमें 4 पॉइंट का वो आंसर भी दिया। फिर जब सर ने क्वेश्चन पूछा कि ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक तुम्हें पसंद है, तो क्लाइमेट चेंज पे मैंने और सर ने बहुत वर्क किया था। रिवर सिस्टम पे, क्लाइमेट चेंज पे, उस समय फ्लड्स भी आए थे जर्मनी में, तो इस पे भी सर ने एक आर्टिकल था, वो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, द हिंदू में था, फिर सर ने बोला तो मैंने उसको दोबारा से रिविज़िट किया, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में, फ्लड डिवीजन में, तो मुझे तो वो सब करने ही थे कंप्लीट। तो जब वो क्वेश्चन पूछा तो वो ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ था, तो मैंने बता दिया। क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके बैकग्राउंड से ही आएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर इस चीज़ों में आपको ग्रास्प करने में कॉन्सेप्ट्स थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ऐसा होता है ना कि 4 दिन बाद वही न्यूज़ रिपीट होगी। तालिबान पे इतने आर्टिकल्स हर दिन आते थे, पर हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में कवर कर लिया था ना, तो फिर उन आर्टिकल्स में कुछ न्यू नहीं था। तो बाद में अगर तालिबान वाला दिखता था तो सर बोल देते थे इसमें कुछ नया नहीं है पढ़ने का, इसमें ज़रूरत नहीं पढ़ने की। जैसे फ्लड्स का, क्लाइमेट चेंज का, आर्टिकल 370 का, आप जब पढ़ना शुरू करोगे न्यूज़पेपर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे टायरसम लगता है, बट जब पढ़ना शुरू करोगे तो ये चीज़ है कि वो चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो वो आपके एकदम सबकॉन्शियस में जाके वो एच हो जाएगी, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम लोग शुरू से बात पे कमिटेड थे, ये इसी का बड़ा व्यू पॉइंट था कि इंटरव्यू बहुत ऑनेस्टली दिया जाना चाहिए, कोई आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा के दिमाग में हर दिन भरा जाता था कि कोई भी चीज़ गलत नहीं बोलने की है। पूरा बड़ा इंटेलिजेंट काम किया। इससे पूछा गया एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर क्या है, इसने मिस हो गया, चाइना बोल दिया। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें एक मेंबर ने रिएक्ट कर दिया, इज़ इट चाइना, इसको स्ट्राइक कर गया रॉन्ग है, इसने क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया, आंसर विड्रॉ कर लिया। इसने सही आंसर नहीं बताया, सिर्फ आंसर विड्रॉ कर लिया। इट शोज़ अ लॉट ऑनेस्टी इन द कैंडिडेट। कहीं आप बोलो मैं ईमानदार हूँ, इससे ईमानदारी परिभाषित नहीं होती, कैसे आप दिखाते हो। तो जब इसने मेरे को फ़ोन किया तो बोला कि तुम्हारा शायद वन ऑफ द बेस्ट हाई पॉइंट इंटरव्यू का ही है, यू नो आई सेड कि इट माइट पॉसिबल, इट इज़ द बेस्ट हाई पॉइंट कि द मोमेंट यू रियलाइज कि आई हैव डन मिस्टेक यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। देखिए, सवाल जो साइकोलॉजिस्ट बैठता है वो कोई भगवान नहीं होता है, वह आपके सवालों से ही आपकी पर्सनालिटी को कंक्लूड करता है। तो अगर वो देखता है कि हाँ ये लड़की या लड़का अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है तो आपको पॉजिटिव मार्क्स दे ही देगा। जब अपूर्वा बाहर निकली होगी तो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, अपना गेस है कि यह जरूर डिस्कशन हुआ होगा इस मुद्दे पर। तो यह एक जो ऑनेस्टी अच्छा, ये ऑनेस्टी ऐसे नहीं आती है कि मैं इंटरव्यू के दिन ऑनेस्ट हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको एक लंबी प्रक्रिया में ऑनेस्ट बन के आगे आना होता है। अगर आप लंबी प्रक्रिया में ऑनेस्ट बन के आगे तो उस दिन ऑनेस्टी नहीं आएगी, उस दिन आप एक्सपोज होगे ही होगे। दूसरा, शौर्य का एक बड़ा रिजर्वेशन, शौर्य का एक बड़ा मूड आ जाए कम। हाँ नहीं, बैठ जाए, चलो। देखिए आपको सुनने वाले कितने हो गए, चलिए बैठ जाए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत खुशी हुई। तो शौर्य का एक व्यू पॉइंट था कि सर क्वेश्चन को प्लांट किया जाए। तो शौर्य का ये व्यू पॉइंट था कि क्वेश्चंस को प्लांट किया जाए। उस व्यू पॉइंट क्यों डेवलप हुआ कि शौर्य ने खुद क्वेश्चंस को प्लांट किया था अपने इंटरव्यू में। तो हम लोगों ने क्वेश्चन प्लांटिंग इतनी ज़्यादा की, मेरे पास कोई सेशन नहीं है क्वेश्चन प्लांट किया हुआ। एवरी क्वेश्चन हम क्वेश्चन प्लांट करते थे, आंसर में क्वेश्चन की प्लांटिंग होती थी। ये सारी प्रक्रियाओं ने क्या किया, आपके दिमाग का एक विस्तार दिया कि हाउ माइंड कैन बी एक्सपेंडेड लाइक रबर, कितना आप माइंड को खींच सकते हो। तो जो एक जर्नी अपूर्वा की थी इस पूरे प्रक्रिया में, वो उसकी पर्सनालिटी के चेंज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की। ये फर्स्ट टाइम मॉक हुआ था तो ये फंबल करने लग गई थी कि जो सुएज कैनाल में जो एक शिप है वह डायगोनल कैसे होगी। तो राजगोपाल शर्मा क्या है, वो शिपिंग मिनिस्ट्री में ही काम करते हैं, नितिन गडकरी के साथ काम करते हैं। तो सुएज कैनाल उनकी बड़ी मास्टरी थी, तो उन्होंने सुएज कैनाल पे इसको काफ़ी देर तक ड्रिल किया। तो उस समय प्रेशर में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि स्टॉर्म कैसे आया, स्टॉर्म का ज्योग्राफी कैसे हुआ। तो आई विल से द फर्स्ट मॉक वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एवरी वन वॉज इवन अपूर्वा के चेहरे से दिख रहा था
कि ए हाईली डिसपॉइंटेड व्यू पॉइंट ऑन द फर्स्ट मॉक। तो फर्स्ट मॉक बहुत डिसपॉइंट, लेकिन क्या है कि जो रिट्रीविंग शुरू हुई इसके बाद कि कैसे हम लॉस्ट ग्राउंड को रिट्रीव करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे टॉपिक बनाते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, शायद ये बड़ा मेजर पॉइंट प्रूव हुआ इस बात को लेके। अगर कोई कोचिंग वाले इसको सुन रहे हैं तो हम ये भी सिफारिश करना चाहेंगे लोग इसको समझने की कोशिश करें कि कैसे इंटरव्यू के मुद्दे पे लिया जाना चाहिए। और जो अपूर्वा की सेल्फ स्टडी है वो सबसे हाई पॉइंट है 68 रैंक के बनाने में, उससे बड़ा हाई पॉइंट इस पूरे प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं है। क्या ओपिनियन आपके बताइए अपूर्वा जी? यस सर, डेफिनेटली जो फर्स्ट मॉक मैंने दिया था तो एज ए ऑलरेडी सेट कि न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था, तो न्यूज़पेपर आके रखे हुए हैं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। उस पर इस कैनाल की न्यूज़ इतनी बार आई थी तो तब मैं पढ़ नहीं रही थी। तो आफ्टर दैट मॉक आई रियलाइज कि न्यूज़ मतलब वो ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, मतलब ऐसी इन डेप्थ वाली न्यूज़ नहीं थी। आपको अगर बेसिक भी पता होता तो आप बता लेते, और वो न्यूज़पेपर में 4 दिन से आ रही है। तो न्यूज़पेपर मिस करने से यही होता है कि जो पूरी दुनिया को पता है 4 दिन से सब लोग वही पढ़ रहे हैं, और आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं और फिर वो आपसे पूछ रहे हैं और आप नहीं बता पा रहे हो, तो वो इम्प्रेशन ख़राब जाता है कि आप इसको उतना डिलीजेंटली वर्क नहीं कर रहे हो। तो इसलिए न्यूज़पेपर वाला फिर पोर्शन तो मैंने स्टार्ट किया था, सर ने बोला था 2-3 पढ़ने को, मैं 1 पढ़ ले रही थी। फिर उसके बाद फिर एंड में आते आते 2-3 न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप करना था तो फिर मैंने स्टार्ट किया था बाद में, क्योंकि जो भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे बिकॉज दे वर हैपनिंग इन द न्यूज़, और अगर आप कई सारे व्यू पॉइंट्स नहीं पढ़ोगे न्यूज़ के तो आपका जो पॉइंट होगा वो बहुत ही यूनिडायमेंशनल होगा, क्योंकि आपने बाकी पॉइंट्स तो कंसीडर ही नहीं किए। आपने वो खुद से, सब लोग जो बोलते हैं वो खुद से सोची हुई चीज़ें नहीं बोलते हैं, आप वो किसी की चीज़ें समझते हैं, उसको अपने आंसर्स में ढालते हैं, अपना उस पर कुछ ऐड करते हैं। यू नो, आप स्क्रैच से अपना कोई व्यू पॉइंट कभी किसी चीज़ पे नहीं बनाते हो। आपका एक बेसिक पॉइंट रहता है, उस पर आप बिल्ड करते हो। तो दैट बिल्डिंग विल ओनली हैपन व्हेन यू विल हैव वेरिड रिसोर्सेज। तो इसलिए न्यूज़पेपर वॉज इम्पॉर्टेंट। आई रियलाइज्ड वो मॉक देने के बाद कि आई रियली नीड टू वर्क अपॉन इट, सो दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल। एक मैं और स्टोरी शेयर करता हूँ विथ मी एंड अपूर्वा। हम लोग काउंटर क्वेश्चन पे बहुत कोशिश करते थे, तो मैंने क्या बोला कि आप चाहे प्रीलिम्स के बाद जब आपका मेंस इंटरव्यू आता है वो काउंटर क्वेश्चन से बहुत डिसाइड होता है। जैसे आप अपना मेंस का पेपर देखो, हर सवाल में कुछ पुछल्ला टाइप का होता है, हर सवाल में वह आपको डिसाइड करता है आप मेंस क्वालिफाई करो नहीं। मेन क्वेश्चन डिसाइड नहीं करता है, जो मेन क्वेश्चन से अटैच क्वेश्चन होता है कई बार काउंटर टाइप का होता है। सेम इंटरव्यू में क्या होता है कि जो सवाल आज पूछा गया उसके बाद काउंटर सवाल होते हैं, जो काउंटर सवाल होते हैं उसका आंसर आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो फॉर इनिशियल डेज वी वर वर्किंग ऑन द काउंटर क्वेश्चन एंड अपूर्वा वॉज टू गुड। अपने पास 2-3 एस्पायरेंट थे बट अपूर्वा वॉज टू गुड ऑन द काउंटर क्वेश्चन। इवन बाद में काउंटर क्वेश्चन ये पहले जैसे क्वेश्चन आता है हम लोग जैसे, तो काउंटर क्वेश्चन तुरंत बनाने लगती थी। तो जब कोई आदमी क्वेश्चन बनाना सीख लेता है तो शायद उसकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। तो काउंटर क्वेश्चन बनने लग गए थे। दूसरा क्या है कि ये लोग कहीं अपना डिस्कस करते थे, इनके पास बहुत लंबी क्वेश्चन की लिस्ट हुआ करती थी, बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी। तो जनरली ये वो लिस्ट हमको एडवांस में सप्लाई होती थी। बाद में क्या है मैंने एक्सेस कर लिया था जहाँ से ये लोग करते थे। अब क्या है, अब ज़माना उसका है, सोशल मीडिया का है, आप करते हो। मैंने एक्सेस कर लिया था, उसमें बताया नहीं, मैंने एक्सेस कर लिया था। तो ये मैं उसको पढ़ता था तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल आया करते हैं। एक सवाल ज़रूर जिक्र करूँगा कि कैसा आप लाइफ पार्टनर चाहते हो, याद है ना? हाँ, कैसा आप स्पाउस चाहते हो। तो जो दूसरी लड़की थी उसने ऐसे स्पाउस की बात कर दी कि वो लॉर्ड राम टाइप के थे। हम कहा तब तो आपकी शादी नहीं हो सकती है, बट इम्पॉसिबल है। तो जो अपूर्वा का आंसर था वो बेटर था। हमका नहीं, अपूर्वा उसको ठीक करते हैं। हम लोग कंक्लूजन क्या ड्राइव किया था कि हमको एक नम्र पति चाहिए। तो इसने पूछा सर इससे फ़ायदा क्या होगा? हम कहा आप बोलो कि मैं नम्र हूँ, तो क्या है इसमें एरोगेंस आ गया। द मोमेंट यू आर टेलिंग आई एम हम्बल, इट सेल्फ एन एरोगेंस, इट सेल्फ एन एरोगेंस। अगर आप कहते हो मुझे अपना जो लाइफ पार्टनर वो नम्र चाहिए, तो आप नम्रता की रिस्पेक्ट कर रहे हो कि आप हम्बलनेस पे आपकी रिस्पेक्ट है। तो विदाउट कम्युनिकेटिंग आई एम हम्बल, यू आर हम्बल। ये सवाल शायद आया नहीं था, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि हाउ माइन्यूटली नीड टू बी प्रिपेयर्ड द एग्जामिनेशन सिस्टम। फेलियर इसलिए नहीं होता है कि आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ते हो, आप माइन्यूटली नहीं पढ़ते हो, माइन्यूटली तैयार नहीं करते हो। तो जो अपूर्वा की जर्नी का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसने चीज़ों को बहुत माइन्यूटली समझने की कोशिश की थी
कि फाइन लाइंस क्या हैं, बिटवीन द लाइंस क्या हैं, कहाँ से क्वेश्चन और डिराइव हो सकते हैं, कैसे और तैयार किया सकते हैं। मैंने इससे कहा है आप अपने इंटरव्यू पे पूरी आप एक बुक फॉर्म लिखो, आई वांट टू पब्लिश एन स्टोरी ऑफ अपूर्वा, कि पूरी लिखे कि आपने कैसे तैयार किया, कि एक आम लड़की ने कैसे इसकी बहुत लंबी जर्नी नहीं है, 2018 से स्टार्ट करके 20 में इसका चैप्टर क्लोज हो गया है, 2 साल की जर्नी है। तो कम टाइम में एक बड़ा अचीवमेंट कैसे प्राप्त हुआ, दिस वर्ड शुड नो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 17-18 महीने पे आदमी तैयार होता है टू गिव एग्जामिनेशन। इसने 22-24 महीने में रिजल्ट प्राप्त कर लिया, तो उस रिजल्ट में ज़रूर कुछ खास बात है जो लोगों को जानना चाहिए, कैसे कम समय में एक बड़ा रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। एक बुरा वो अपना शेयर को जितने वो नहीं किया, कोई प्लेसमेंट में आप बैठे नहीं, द कमिटमेंट फॉर द सिविल सर्विसेज। Yes, sir. 2018 में when I graduated, so I decided to not sit for any placement, not give any other exam. और ये मतलब अभी ऐसे डिसाइडिंग फेज में ही था, क्योंकि हमेशा एक माइंड में एक बैकलॉग रहता है कि आप जो compete करने जा रहे हो, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री, एंड पीपल जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं वो भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, पीपल who are placed at a very high level, at very high positions, फॉरेन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। तो जो आपका कंपटीशन होगा वो बहुत अच्छे लोगों से होने वाला है, एंड विल बी वेरी ब्रिलियंट पीपल आउट देयर। तो ये हमेशा था कि वेदर आई एम देयर और नॉट, तो ये समझने में ऐसे 3-4 महीने का टाइम लिया मैंने। बट द थिंग इज़ दैट फैमिली को बहुत कॉन्फिडेंस था मुझ पर, मुझे इतना नहीं था पता नहीं। मेरे फादर ने बोला तुम करो, तुम कर लोगी, तुमसे हो जाएगा। मदर का भी यही व्यू था, मेरे फ्रेंड था, मेरा फ्रेंड का भी यही व्यू था। इनफैक्ट व्हेन आई वाज सिटिंग, तो मेरी बहन ने बोला कि पढ़ना ही तो है, तुम सब पढ़ लोगी। तो इस तरह से ना आपके साथ के लोग अगर आप पे बहुत बिलीव करते हो, तो आपको भी ना इन द प्रोसेस अपने आप पर बिलीव हो जाता है कि चलो सबको लगता है तो कर ही लेंगे। तो इसलिए फिर वो मैंने स्टार्ट किया। तो फिर यही था कि जब यही करना है तो बाकी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। और इनफैक्ट जो फर्स्ट ईयर 2018 के अगस्त से जो प्रीलिम्स तक मैंने प्रिपरेशन करी थी, उसी का रिज़ल्ट था कि 2019 और 2020 के UPPCS में मेरा सिलेक्शन हुआ, बिकॉज वो जो बेस था वो बहुत स्ट्रांग हो गया था स्टार्टिंग से ही। तो इसीलिए जब ये डिसाइड हो गया था कि करना तो यही है, तो फिर बस यही एग्ज़ाम दिया, इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम दिया। और फिर ये कोई ख्याल नहीं आया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्यों नहीं प्लेसमेंट दी। आप पूरी दुनिया का सोच लो या फिर आप अपना देख लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि इनका ये है, इन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया, बट यू विल हैव टू लिव योर लाइफ, सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ, सो मेक इट बेटर इन वॉट एवर वे यू कैन। सवाल है आप लोगों के? या ज्योग्राफी ऑप्शन पे थोड़ा से। सो ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने ले लिया था, तब मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी सब्जेक्ट की, 6th 7th 8th में पढ़ा था, वही सोच के ले लिया। बट दैट सब्जेक्ट इज़ वेरी डिफरेंट जो आप स्कूल में पढ़ते हो और जो आपको UPSC के लिए पढ़ना है। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट भी है और बहुत बड़ा है। द थिंग इज़ अबाउट ज्योग्राफी, इट इज़ टू ह्यूज, टू बिग अ सब्जेक्ट टू फिनिश क्विकली। तो ये तो मेरा था ज्योग्राफी लेने का डिसीजन, तो बहुत ही ऐसे था, रैंडम था, बट अब ले लिया था तो आई हैड टू स्टिक विद इट और डिलीजेंटली वर्क भी करना था। तो बुक्स ऑर्डर करी मैंने, जो भी मैंने टॉपर्स वगैरह की देखी थी, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी के लिए कोई कोचिंग क्लास नहीं करी थी, तो शुरुआत में कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे। बट फिर अब आपके पास बुक्स है, मटेरियल्स है, तो आप उसी से समझने की कोशिश करो। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही समझाती थी कि ठीक है, इंग्लिश में लिखा है तो समझ जाएंगे पढ़ के, तो समझना ही है मुझे। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और आर्टिकल्स पढ़े, तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी। तो ज्योग्राफी का बेसिक बुक्स जो भी हैं, कोर्स मटेरियल की बुक्स, जैसे सविंदर सिंह फिज़िकल ज्योग्राफी, DR खुल्लर की जो है इंडियन ज्योग्राफी, माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी, मॉडल्स, थॉट्स एंड थ्योरीज, और एक और बुक है ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन। सो दीज वर द 5 बुक्स विच आई रेड। और कुछ टॉपिक्स थे जैसे बायो ज्योग्राफी, ये इसमें कवर नहीं होता है, तो मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग थी, उस पर फ्री मटेरियल था, तो उसको डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लिया। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी मैंने एनवायरनमेंट पढ़ ही रखा था शंकर IAS बुक से, और थोड़ा उसके स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ ली। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पढ़ तो सारी चीज़ें ली थी, बट आई डिड नॉट प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स विद ज्योग्राफी। तो वो इट वॉज द बिगेस्ट डिबैकल इन फर्स्ट मेंस।
I could not complete around 60 to 75 marks worth of questions in geography. And when I got to know the result, I got good marks. In fact, अगर मैंने वो 70-80 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन नहीं किया, I got 221. So I was happy with those marks. मुझे तो ये लगता था मेरे 2 डिजिट में तो मार्क्स नहीं आने वाले, ज्योग्राफी में मैंने इतना पेपर छोड़ रखा था. तो आई वॉज नॉट सेलेक्टेड, बट जब मार्कशीट आई तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. सेलेक्टेड लोगों से ज़्यादा भी मैं खुशी मना रही थी कि मेरे 2 डिजिट में मार्क्स नहीं आए ज्योग्राफी में. फिर देन आई डिसाइडेड नो दैट ठीक है, कर लिया जो भी गलत काम हुए इसमें, बट नाउ आई विल हैव टू वर्क अपॉन आंसर राइटिंग, फिनिशिंग द पेपर. सो आई जॉइंड अ टेस्ट सीरीज़ फॉर ज्योग्राफी. फिर उसको मैंने पेपर कंप्लीट करने की कोशिश की एंड इस बार पेपर कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट. मतलब पूरा तो नहीं हो पाया था, बट लास्ट क्वेश्चंस हो गए थे ठीक से ज्योग्राफी में. और कुछ सवाल? टेस्ट सीरीज कौन सी ली थी? ज्योग्राफी की मैंने शबीर सर की टेस्ट सीरीज़ ली थी 2019 के अटेम्प्ट के बाद. और कोई सवाल किसी का? सुशील को पहचान नहीं हो, साथ इंटरव्यू दिया था आपने, सुशील मिश्रा. ये कोई सवाल है किसी के पास? और अपूर्वा एक शहर की पूरी हीरो बन चुकी हैं और सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं इनका सम्मान किया जाना चाहिए. पता नहीं कितना सम्मान इनका होगा, होना भी चाहिए. सबसे बड़ी बात क्या है कि इलाहाबाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था. मुझे तो नहीं याद आ रहा पिछले 10 सालों में किसी ने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की. और मैं सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने खुद पढ़ के रैंक प्राप्त की. जो सेल्फ स्टडी का जो एक इलाहाबाद का यूएसपी सेल्फ स्टडी हुआ करता था, उसको अपूर्वा ने इस्टेब्लिश किया. दैट्स द मेन इशू. और शायद ये आप लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक होगा. और कोई और सवाल नहीं है तो फिर हम कमेंट में किसी ने पूछा है. हाँ, डेली रूटीन मैम का. अच्छा, यस यस. हाँ, सर अभी जैसे आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई कैन नॉट शुगर कोट एनीथिंग एंड टेल कि रूटीन मेरा बहुत अच्छा था, ऐसे उठ के पढ़ रहे हैं सुबह से, ऐसा नहीं था रूटीन. तो द थिंग अबाउट द रूटीन वॉज कि अगर मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है और मुझे पढ़ना है. अब उसके लिए जैसे कभी रात में पढ़ रहे हैं पूरा, फिर दिन में सो रहे हैं, फिर दिन में पढ़ रहे हैं. द थिंग अबाउट द स्टडी वॉज कि मुझको कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी करना है. कभी कभी एक दिन में मैंने 2 बुक्स रिवाइज़ करी हैं. कभी 3-4 दिन में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. तो दैट वाज नॉट अ गुड रूटीन. तो आई एम नॉट अ बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट रूटीन्स. आई डेफिनेटली वर्कड अपॉन द रूटीन थिंग. जब एग्ज़ाम आने लगते हैं ना तो सारा रूटीन एकदम बढ़िया हो जाता है. अब आपके 1 महीने बचे एग्ज़ाम में, तो सुबह उठते ही बस यही टेंशन होती है कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं याद हुआ, वो नहीं याद हुआ. तो वो सुबह से लेकर शाम तक फिर पढ़ना ही पड़ता है. तो सब बन जाता है रूटीन. नहीं, अपूर्वा की रूटीन मैं बताता हूँ. ये कभी क्लास बंक करती थी बगैर बताए. जैसे मान लो 4 दिन क्लास चल गया, एक दिन ये फ़ोन नहीं करेगी, तो फिर इसको चेज़ करना पड़ता था. तो इसके में ये भी है कि कई बार रूटीन मिस कर देती है. ये बात तो थी इनके साथ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अक्सर ये एक मैं अपूर्वा की कहानी ज़रूर सबको कोट करता हूँ कि एक बार अपूर्वा क्लास में 4:06 पे आई, 6 मिनट लेट आई थी. मैंने बोला कि इस 6 मिनट का हिसाब कौन देगा, और ये अपने बहुत महंगे पड़ सकते हैं. उसके बाद से ये रूटीन पे रही हैं. ये तो रूटीन पे इनके साथ क्या है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इंजीनियर्स के साथ ये दिक्कत है कि इंजीनियर्स क्या है, वो एक बार एक सीरीज़ चलाएंगे, बीच में ब्रेक कर देते हैं. ये अपूर्वा के साथ था. तो शायद बात अपूर्वा की ठीक है कि रूटीन क्या है, आपको सिलेबस पूरा करो. अब घंटे से तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना, यूटिलाइज स्टडी होनी चाहिए. और कोई सवाल? मैम करंट कैसे क्या था? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर एज इन पढ़ने के लिए कि अंडरस्टैंडिंग की क्या न्यूज़ चल रही है, और फिर जो भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप करंट अफेयर्स का मटेरियल निकाल लो, उसको पूरा पढ़ लो. उसका जब प्रीलिम्स होने लगे तो उनका प्रीलिम्स का मटेरियल पढ़ लो, मेंस होने लगे तो उनका मेंस का मटेरियल पढ़ लो. द थिंग इज़ कि सारे लोग वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो आपके नंबर इसलिए अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि आपने वो मटेरियल पढ़ रखा है. आपके इसलिए क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि आप उन चीज़ों की समझ है. चीज़ों की समझ होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने अब 500 पन्ने पूरे याद कर लिए हैं किसी भी मटेरियल के, तब आपके सही होने वाले हैं. तो मटेरियल पढ़ो, बट मटेरियल इज़ नॉट द गोल. जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसको सही करना, दैट इज़ द गोल. तो वो मिस नहीं करना है. क्वेश्चन में 2 सेक्शन थ्योरी का होता है, 1 सेक्शन करंट का होता है. जनरल ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि मेंस आपको करंट इतना आएगा, ये इतना आएगा. जनरल सेंस में बात. जैसे स्टैटिक पोर्शन एक रहता है, एक उसका वेटेज,
जैसे प्रिलिमिनरी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो स्टैटिक पोर्शन का आप मान सकते हैं 40 to 50% तो वेटेज है और 50% अराउंड करंट अफेयर्स का वेटेज है। और उसमें भी आप करंट अफेयर्स वो ऐसे नहीं पूछते हैं कि एकदम स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें। करंट अफेयर्स में भी वो बैकग्राउंड में स्टैटिक पे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स कवर करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जाएंगी। प्रीलिम्स तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी पहले, और प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आता था तो न्यूज़पेपर बंद कर देती थी। और फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए फिर मैंने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर पढ़ना। तो न्यूज़पेपर पढ़िए और जो भी कोचिंग का मटेरियल है वो भी पढ़िए, तो आपका क्या है वो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको उतने नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो यूटिलाइज योर टाइम वेल, कि अब आप न्यूज़पेपर से बैठ के दिन रात नोट्स बना रहे हो तो इट इज़ नॉट वर्थ दैट मच एफर्ट। आप उस टाइम को बेटर कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। और कोई सवाल और कुछ है क्वेरी किसी की? सेल्फी उल्फी आप लोग ले लो। यू ऑल वांट टू टेक सेल्फी, पुट ऑन योर डीपी। आप अपूर्वा की फ़ोटो भी लगा सकते हो कपड़ों में टू इंस्पायर। मतलब आई वुड वांट टू से कि जस्ट डी ग्लोरीफाई द सर्विसेज। ये जो रोमांटिसाइजेशन है सर्विसेज का, प्लीज़ उसको कभी मन में मत लाना। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम देकर देना, ये नहीं कि हमको IAS बनना है, हमको एकदम अब सब लोग हमको सेलिब्रिटी समझेंगे या फिर ये सब बिल्कुल मन से निकाल दो। इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, जस्ट अ सर्विस, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। एग्ज़ाम के सेलेक्ट होने के लिए भी, एग्ज़ाम में बाद में भी सेलेक्ट होने के लिए आपसे बेटर लोग रहेंगे, आपसे बेटर काम करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स में रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, विल बी पीपल बेटर देन यू एट एवरी प्लेस। यू जस्ट हैव टू बेटर योर सेल्फ। तो आप ये सोच के कि अब आप एकदम सुप्रीमेसी करने वाले हो, तो प्लीज़ दैट इज़ नॉट द थिंग जो आप लोग कभी भी करना। Do not romanticize the process. Do not glorify people out of proportion. और कुछ? रजत आपका जूनियर है पूरा, खड़े हो रजत। ये HBDI का भी है। नहीं सर, CSG। मैं CSG। अच्छा, वो कुछ सेम करता है। ओके, परिचय देखे थे पहले से? जानते थे। हाँ जानते, अब तो जानते ही हो। कॉलेज साथ कॉलेज में थे। लास्ट क्वेश्चन तनु का। अपूरा सवाल इनका है, फॉर विच क्वालिटीज़ बोर्ड मेंबर्स आर लुकिंग फॉर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ एंड इट इज़ ट्रूथ इफ समवन हैज़ ए हॉबी देन मेंबर आस्क एनीथिंग फ्रॉम दैट फील्ड। डेफिनेटली दे विल आस्क अबाउट हॉबीज़। हॉबीज़ में उनको ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपके हॉबीज़ में बहुत आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। दे वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड उनको पता चलेगा आपके हॉबीज़ पे जब वो क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए नहीं वो पूछ रहे हैं कि उनको मूवीज़ के बारे में जानना है, उनको बुक्स के बारे में जानना है। दे वांट टू नो फ्रॉम दोज क्वेश्चंस द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड हॉबीज़ आर द थिंग्स जो इसमें रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि एक नॉन एकेडमिक चीज़ है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सामने से आती है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिखी थी कुकिंग नदर्न इंडियन रेसिपीज़, तो एक मैम ने पूछा भी था कि क्या डिफरेंसेस हैं नदर्न इंडियन रेसिपीज़ में और सदर्न इंडियन में, स्पाइसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी स्पाइस किस में यूज़ होती है, एक ये क्वेश्चन था। मूवीज़ पे भी मेरी हॉबी थी, तो उस पर सर ने पूछा था कौन सी मूवी लेटेस्ट में देखी, तो मैंने शेरनी का बताया। उन्होंने कहा क्या तुमने इससे समझा, व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवी। तो मैंने उसको 4 डायमेंशंस में उनको करके बताया कि ये समझा। और फिर जैसे मेरी एक हॉबी, मैंने 3 हॉबी लिख रखी थी। ऐसे तो मैं सोच रही थी 2 लिखने का, बट मैंने 3 लिख दी थी। रीडिंग बुक्स का भी किया था। तो सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने हमको अपनी कुछ वीकनेसेस बताई हैं, हाउ डू यू वांट टू वर्क अपॉन दोज वीकनेसेस। तो उसमें मैंने एक बुक का भी मेंशन किया था, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी थी मैंने जेम्स क्लियर की। मैंने कहा कि सर मतलब मैं बुक्स भी पढ़ रही हूँ बिकॉज आई वांट टू वर्क अपॉन द थिंग्स विच आई थिंक आर नॉट दैट गुड विच आई वांट टू चेंज। तो हॉबीज़ पे तो पक्का क्वेश्चन पूछते ही हैं मोस्टली। हॉबी भी क्या है कि 2 कने, एक अपूर्वा थी, दूसरी लड़की थी, उसको क्या कही, वो चली गई एक कोचिंग में, उन्होंने उससे 5 हॉबी भरवा दी। इट वॉज ए ब्लंडर। अपूर्वा के साथ क्या है, इसकी स्टडी बहुत अच्छी थी, इसने अपनी डेफ बहुत अच्छा भरा था। हालांकि मैं इनकी एक हॉबी से बहुत खुश नहीं था, रीडिंग बुक्स को लेके, बिकॉज इनकी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी नहीं थी। जब मैं क्लासिकल बुक्स इनसे पूछने लग गया तो उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो मैं थोड़ा से मेरे को रिजर्वेशन था कि ये रीडिंग बुक्स, मैंने से कहा भी था कि अगर मैं भराता तो मैं रीडिंग बुक्स के साथ न भराता। इनके पास जो हॉबी थी 2 सफिशिएंट थी। ताइक्वांडो हॉबी थी, वो बहुत अच्छी हॉबी थी, उसमें से दूसरा इनकी हॉबी जो वेब सीरीज़ थी वो भी अच्छी थी। 2 हॉबी ही भरती तो शायद और अच्छा होता। मैं शेयर कर रहा हूँ। जो दूसरी लड़की थी उसने 5 हॉबी भर दी।
भरी क्यों गई? उन्होंने क्या बोला, अगर हॉबी नहीं भरोगे तो लोग बात किस पे करेंगे? जब आप जिस चीज़ को जानते ही नहीं हो उसको लेकर आप कैसे आप बात करना चाहते हो? बात उस पर करो ना जिस पे आप जानते हो। तो हॉबी भरने के लिए जो अपूर्वा की हॉबी भरी गई, बहुत अच्छी भरी गई थी। और मेरी जो इसकी तीनों हॉबी थी, ताइक्वांडो वाज द बेस्ट। क्यों? ये इसकी ऑनेस्ट हॉबी थी, ये बचपन से सीखती थी, इसने बचपन से किया हुआ था। वो इंजीनियरिंग कॉलेज तक इसने करी फॉर्ड किया, मदन मालवीय स्टेडियम गई थी, तो हॉबी बहुत अच्छी थी और अच्छे से तैयार भी की गई थी। जितने सवाल तैयार किए गए उतने सवाल पूछे नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही, अगर कहते हैं, एक्सट्रीम डे के लिए तैयार किया था कि बड़ा बेकार सा बोर्ड मिल जाए तो कैसा होगा। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपने कोशिश की है 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए, आपको 21 किलोमीटर में ही छोड़ दिया गया, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एग्ज़ाम से, इंटरव्यू हॉल से निकल के लग रहा था कि मतलब हाँ, हो गया इंटरव्यू, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं। जब ये निकली इसका जो पहले बोला, सर आई एम वेरी रिलैक्स, इट वॉज हर फर्स्ट रिएक्शन, सर आई एम वेरी रिलैक्स। जब मैंने इंटरव्यू सुना तो कहा सिलेक्शन तो 100% होगा। और हम लोग हमेशा टॉप 50 को इतनी बार बोलते थे, इतनी बार बोलते थे, मैंने कहा 25-30 बार तो बोला ही हुआ कम से कम, क्या टॉप 50 होना चाहिए, टॉप 50 होना चाहिए। तो शायद मैं कहता हूँ जो अपना गोल एम्बिशियस था वो भी अपने को पुश कर रहा था, और काम करो और काम करो। इसने बोला कि सर मेरा मेंस होता शायद नहीं हुआ है, मैंने मेंस कुछ खास किया नहीं है, बट 275 मार्क्स जो इंटरव्यू का ये भी डिसाइड कर देगा टॉप 50। टॉप 50 में और टॉप 200 में 20-25 मार्क का फ़र्क होता, बड़ा फ़र्क होता नहीं है। तो 20-25 मार्क्स यहाँ से भी रिट्रीव हो सकता है, तभी पूरा कन्विंस हो गया हाँ सर ये भी हो सकता है। मार्क्स क्या मेरा अपने को नहीं पता है, लेकिन आई एम टेलिंग द माइंड सेट। यह एग्ज़ाम एक माइंड सेट का एग्ज़ाम है, और हम लोगों का जो माइंड सेट था वो बहुत एम्बिशियस माइंड सेट को लेकर था। जैसे कई बार मैं इति बोलता था, तो इति उसमें पढ़ा इन्वायरमेंट, इति के पास टाइम की शॉर्टेज होती थी, अगर तो उसको इन्वायरमेंट में टॉपिक दो, तो मैं इन्वायरमेंट जो देती थी उसको पढ़ता था, मैं उसे इन्वायरमेंट में सवाल करता था। अपना जो फोटे था जो मेरा, वो फोटे मेरा इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी नहीं है। तो शोर के साथ दिक्कत क्या थी, शोर पास टाइम के शॉर्टेज, साहित्य के पास, तो मैं लोगों से पूछता यार क्या क्या हो सकता है। और तो फिर मैं शौर्य को अंत में जबरदस्ती पकड़ा कि नहीं आप जुलाई में आप करो, तो फिर शौर्य जुलाई में इसको इंट्रोड्यूस किया कि नहीं यार आप इसके साथ 3-4-5 सेशन ज्योग्राफी को करो। तो शौर्य के साथ खास बात क्या है, जो करता है वो पढ़ के करता है, जो मसले इसमें बहुत पढ़ करता है। तो उसने ज्योग्राफी की, उसने जब इसका सेशन फिनिश किया, इसके इंटरव्यू के 7-8 पहले, बोला सर ज्योग्राफी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपूर्वा क्या था सर, ज्योग्राफी में उसे सवाल पूछा जाए, शी वाज सो अनश्योर ज्योग्राफी, बस वही हुआ भी, ज्योग्राफी पर कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी विच शी कैरीड फॉरवर्ड, और इलाहाबाद के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको सुननी चाहिए। इसीलिए हमने चाहा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये जर्नी जाए, और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने छात्र हैं वो सुने, और शायद ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त होगी। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, अपूर्वा भी थक गई होगी बोलते बोलते। हाँ, अब ज़रूर आई वांट टू आई रिक्वेस्ट टू द अपूर्वा's मॉम कि आप भी कुछ बोलेंगे, आपको कैसा ये पूरा टाइम लगा, किस तरह लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर तो कॉन्फिडेंस सही में शुरू से था, क्योंकि ऐसे ही करती जाती थी ना हर चीज़ जी, तो लगता था कि ये कर लेगी, तो यही कॉन्फिडेंस हम लोगों को था जो कि पूरा। पहले इसने बोला मैं आईएएस बनूंगी, या पहले आपने बोला? नहीं, इसने खुद बोला है बचपन में, जब कितने साल की? 5th क्लास में, ऐसे नहीं कुछ, तो फर्स्ट टाइम मेरी मेरी रैंक आई थी 3rd। तो वो बोलते थे कि कॉलम में लिखो कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो वो घर पे पूछा कि क्या लिख दें इसमें, तो फिर ये हुआ चलो लिख दो आईएएस। तो अब कभी भी कोई भी रैंक आती थी वो लिख देते थे। एग्जाम के बारे में कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे, बट हर जगह वही लिख रहे हैं, कोई कभी भी पूछ रहा है यही बोल रहे हैं। ग्रेजुएशन कर लिए, अब ये हुआ कि अब इतने साल से यही बोल रहे हैं, तो अब कर भी लेते हैं यही, जब बोला है इतना हर जगह यही बोल रहे हैं, कोई कुछ भी पूछ रहा है। तो ज़्यादा सपोर्टिव मॉम थी या डैड थे? सर वी कैन नेवर इसमें पूरा फिर सवाल का पूरा सेम सवाल मैंने किया था इंटरव्यू टाइम में कि टू whom you like more, father mother, she refused to answer, I said no, you answer it, याद है? Yes sir. But you have to answer it, you cannot say interview board कि I will not answer it, you answer it कि आप अपने पिता और माता में किसको ज़्यादा प्यार करते हो। तो इसने थोड़ा समय लगाया, फिर आंसर दिया, मैं आंसर नहीं बताऊँगा। दूसरा क्या है कि मैंने इस पूछा तुम कब तक एग्ज़ाम, मैं लड़कियों से अक्सर पूछता हूँ ना कि आप कब तक एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसने बोला नहीं सर मैं तो 6 अटेम्प्ट दे दूँ, माई डैड इज़ वेरी सपोर्टिव, आप 6 अटेम्प्ट दे लो, उसके बाद फिर
मुझको इनफैक्ट कभी कभी लगता था कि मैं 6 अटैम्प्ट पता नहीं दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, मेरा मन करेगा कि नहीं था, मतलब इतना, बिकॉज इट इज़ अ डॉन्टिंग प्रोसेस। आपको रोज़ ये करना है कि एग्ज़ाम देना है, होगा कि नहीं होगा। आप कितना भी बहुत आपका पॉजिटिव आउटलुक है, आपके लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, बट ये क्वेश्चन हमेशा आपके मन में आता रहेगा। तो ये इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, बट द क्वेश्चन विल बी देयर आपके मन में। तो मुझे लगता था 6 अटैम्प्ट मैं दे सकती हूँ कि नहीं, बट माई फादर वॉज लाइक नहीं, जब तक नहीं होता तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 अटैम्प्ट दो, तुम सारे दो, और उनको था कि तुम कर सकती हो। एक मैंने अपूर्वा से रिक्वेस्ट किया है कि जिस तरह हम इस शहर को आगे ले जाना चाहते हैं, शहर से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों, उसका रास्ता एक ही है कि हम लोग इस व्यावसायिक कोचिंग से अलग हट के उन लोगों के सहारे पढ़ाने की कोशिश करें जिन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है। हर आदमी जो क्लियर करता है उसकी अपनी एक स्टोरी होती है। तो आई रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़ाने की स्टार्ट करो, मेंटरशिप करो। तो अपूर्वा ने कहा मैं ज़रूर करूँगी। तो अपूर्वा विल आल्सो मेंटर द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द सिटी। अपूर्वा की मेंटरशिप ज़रूर अच्छी होगी। नई जनरेशन की लड़की है, शार्प लड़की है, अच्छा बोल लेती है, अच्छा पढ़ लेती है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। जो 2021, 22, 23 में लोग एग्ज़ाम देंगे, तब तक ये डीएम कलेक्टर कुछ हो भी जाएंगी, तो उस समय ये बड़ा अच्छा हुआ कि जब पत्रकार मुझको फ़ोन करने लगे तो बोले सर क्या लिखें, ARTU से SDM। हमका बेबो ARTU नहीं, कलेक्टर लिखो आप। तो क्या है, पत्रकारों को तो पता नहीं था ना, तो ARTU की वजह से ARTU से SDM हो गई होगा, नहीं कलेक्टर हो गई है। तो उन्होंने भाई छापा का पूरा त्रिपाठी है, वो ARTU ने कलेक्टर बनेंगे, ऐसे जो आ रहा था। चलिए, बड़ा अच्छा रहा सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में जो लोग इस चैट को देखे हैं, आप लोग कमेंट में सवाल आप ज़रूर लिखें, मैं सारे सवाल अपूर्वा तक पहुंचा दूंगा। और जो भी बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होगा ज़रूर अपूर्वा उसको मेंटर करेगी। 2-3 लोगों को मेंटर के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम फॉर द 2-3 पर्सन शी विल मेंटर। हालांकि जो ट्रेनिंग के टाइम में समय कम मिलता है, थोड़ा व्यस्तता होती है, लेकिन ज़रूर समय निकालने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।